Good evening, students. So, this is our lecture number 24 on the Code of Criminal Procedure 1973 and the Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita 2023. अपने लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 156 की डिस्कशन को कंक्लूड किया था एंड जो उसका करस्पॉन्डिंग प्रोविजन है BNSS में, दैट इज सेक्शन 175, उससे रिलेट किया था और ये देखा था कि कौन कौन से नए चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं. ठीक है, तो आइए एक बार बिफोर वी मूव अहेड विद सेक्शन 157 एक चीज़ को समझ लेते हैं. ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की इंफॉर्मेशन किस सेक्शन में रजिस्टर की जाती है? सेक्शन 154 सबसेक्शन 1. ठीक है, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की इंफॉर्मेशन को रजिस्टर की जाती है सेक्शन 155 सबसेक्शन 1. करेक्ट. ठीक है, जब एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन को पुलिस ऑफिसर रजिस्टर कर लेता है तो क्या उसको मैजिस्ट्रेट की प्रायर परमिशन चाहिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए? नहीं चाहिए ना. तो डायरेक्टली जो पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन होती है पुलिस ऑफिसर की टू इन्वेस्टिगेट ए कॉग्निजेबल केस, दे डिराइव इट फ्रॉम सेक्शन 156. दैट इज करेक्ट, राइट? एंड द प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 157, जिसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो इन सारे सेक्शंस को रिलेट करके पढ़िएगा, समझिएगा कि इन सेक्शंस का कनेक्शन क्या है. ठीक है, CRPC एक कहानी की तरह है, इसको कहानी की तरह ही पढ़िए कि पहले ऑफेंस का रजिस्ट्रेशन हुआ. ठीक है, एंड देन ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन करने की पावर आई, अब उसका प्रोसीजर बताया जा रहा है. ठीक है, ये तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की कहानी हो गई. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉग्निजेबल ऑफेंस, पावर टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसीजर. अब जब हम लोग नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस पे आते हैं तो यहाँ पर हमने ये चीज़ पढ़ा था कि जैसे ही किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर के पास आती है, उसको इन्फॉर्मेंट को रेफ़र करना पड़ता है टू द मैजिस्ट्रेट. ठीक है, इन्फॉर्मेंट को भेजना बस थियोरटिकली दिया हुआ है, प्रैक्टिकली जो इन्फॉर्मेशन होती है खाली उसी को भेजा जाता है टू द मैजिस्ट्रेट. फिर उसके बाद सेक्शन 155 सब सेक्शन 3 के अंदर they receive the permission to investigate the case, and then after that again they derive their power of investigation from 156 and the procedure is again given for under 157. तो ये बताने का पर्पज़ ये था कि इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसीजर होता है इट इज़ सेम फॉर कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस. यहाँ तक क्लियर है आपको? तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 157 विच इज़ प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन. सेक्शन 157, इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, रिलेट करके पढ़ेंगे. ठीक है, प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन इफ फ्रॉम इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज. ठीक है, एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन हैज़ रीजन टू सस्पेक्ट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस which he is empowered under section 156 to investigate, he shall forthwith send a report of the same to a magistrate empowered to take cognizance of such offence upon a police report, and shall proceed in person or shall depute one of his subordinate officers not being below such rank as the state government may by general or special order prescribe in this behalf to proceed to the spot to investigate the facts and circumstances of the case and if necessary to take measures for the discovery and arrest of the offender. तो ये सारे के सारे कीवर्ड्स जो हैं मैंने इनको हाईलाइट कर दिया है. अब समझते हैं इनका मतलब क्या है. सबसे पहले आता है इफ़ फ्रॉम इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज. यहाँ पर जिस इंफॉर्मेशन की बात हो रही है ये है सेक्शन 154 सबसेक्शन 1 की इंफॉर्मेशन, नॉट सेक्शन 155 सबसेक्शन 1 की इंफॉर्मेशन. इसका मतलब क्या है कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर रिसीव करता है ये उस इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है. एंड द टर्म अदरवाइज इंडिकेट टुवर्ड्स क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन. ठीक है, क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन आपको याद है ना, द इंफॉर्मेशन विच आर वेग, अनऑथेंटिकेटेड, इनकम्प्लीट, इनकोएट. ठीक है, क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन हो गई, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हो गए, फिर आपका टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो गया. ये सारे के सारे जो प्रकार के इंफॉर्मेशन है जो पुलिस ऑफिसर रिसीव करता है ये अदरवाइज के अंदर कवर हो जाएंगे. ठीक है,
अब इसको एक बार ना और डिटेल में समझते हैं. दैट इज द फर्स्ट थिंग इज इफ फ्रॉम इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज. पहले इसको समझते हैं. ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि जो इंफॉर्मेशन टर्म यहां पर यूज हुआ है, ये यूज हुआ है फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, जिसकी इंफॉर्मेशन को रजिस्टर किया जाता है एफआईआर बुक में, नॉट फॉर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस. ठीक है, समझते हैं कि यहां पर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की इंफॉर्मेशन क्यों है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की इंफॉर्मेशन क्यों नहीं है. क्योंकि जब आप सेक्शन को आगे पढ़ते हैं तो यहां पर एक टर्म यूज हुआ है, रीजन टू सस्पेक्ट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस विच ही इज एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 156 टू इन्वेस्टिगेट. यहां पर ये कहना चाहता है कि जब पुलिस ऑफिसर कोई इंफॉर्मेशन रिसीव करता है ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस और उसको लगता है, ठीक है, उसको लगता है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है जिसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ही इज एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 156. ठीक है, क्या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस ऑफिसर जैसे ही इंफॉर्मेशन रिसीव करता है वो एम्पावर्ड हो जाता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए? नहीं ना. सो द रीज़न बीइंग द टर्म इंफॉर्मेशन इंक्लूड इंफॉर्मेशन रिसीव्ड अंडर section 154 subsection 1 because under section 155 the police officer first need a prior permission from the magistrate to investigate the matter. ठीक है, फॉर दिस रीजन जो इंफॉर्मेशन टर्म यहां पे यूज किया गया है ये इंडिकेट करता है इंफॉर्मेशन रिसीव्ड अंडर सेक्शन 154 सबसेक्शन 1, बिकॉज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की इंफॉर्मेशन जब पुलिस ऑफिसर को मिलती है तो पुलिस ऑफिसर को पहले मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ती है टू इन्वेस्टिगेट द मैटर. यहां तक आपको क्लियर है? तो ये आप ध्यान रखिएगा, 154(1) की इंफॉर्मेशन है. नाउ द टर्म अदरवाइज. ठीक है, अब जो ये अदरवाइज यहाँ पे यूज हुआ है, ये क्यों यूज हुआ है? मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपको याद होगा कि ललिता कुमारी केस में ये कहा गया था कि द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज मैंडेटरी. ठीक है, The registration of FIR is mandatory if the information relates to the commission of a cognizable offense. मतलब कि जो पुलिस ऑफिसर को आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो सफिशिएंटली इस तरफ इंडिकेट कर रहा है कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, तो वहाँ पर आपको मैंडेटरली FIR को रजिस्टर करना पड़ेगा. ये आपको याद है ललिता कुमारी में कहा गया था. बट क्या FIR के रजिस्ट्रेशन से पहले इन्वेस्टिगेशन करने से आप पुलिस ऑफिसर को रोक सकते हैं? बिल्कुल नहीं रोक सकते. हमने ये पढ़ा था कि एफआईआर की रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, लेकिन एफआईआर की रजिस्ट्रेशन से पहले इन्वेस्टिगेशन करना, नॉट टू एसर्टेन कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो क्रेडिबल है, रीजनेबल है, ट्रुथफुल है, इसलिए नहीं, बट टू एसर्टेन कि एज टू वेदर द इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस. जो इन्वेस्टिगेशन एफआईआर के रजिस्ट्रेशन से पहले की जाती है वो सिर्फ इस पर्पस से की जाती है ताकि पुलिस ऑफिसर पता लगा सके कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है कि नहीं हुआ है. बिकॉज अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो वहाँ पर तो पहले पुलिस ऑफिसर को मजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए. ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर इंफॉर्मेशन रिसीव करने के बाद, ठीक है, मतलब अदरवाइज सोर्सेज से इंफॉर्मेशन रिसीव करने के बाद अगर चाहे तो पहले इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकता है एंड देन आफ्टर दैट सब्सिक्वेंटली वो एफआईआर को रजिस्टर कर सकता है. ये हमने पढ़ा था क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन एज एन एफआईआर में भी. ठीक है, तो जो बातें मैं बोल रहा हूं आप उसको लिख लीजिएगा, ये मैं यहाँ पे डिक्टेट नहीं कर सकता. तो क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे अदरवाइज जो टर्म यूज हुआ है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है. ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है.
इफ फ्रॉम इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज, ठीक है। और एक और जो रीजन है अदरवाइज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द टर्म अदरवाइज इज यूज्ड so that police officers' power of investigation do not get curtailed, ठीक है। अगर ये टर्म अदरवाइज यहाँ पे यूज नहीं होता और खाली इफ फ्रॉम इंफॉर्मेशन रिसीव्ड ही होता, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा होता कि अगर क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर ने रिसीव की है और वो एफआईआर को रजिस्टर कर दे क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन के ही बेस पे, तो आपको याद है ना इससे कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एक बहुत बड़ा एविडेंस जो प्रोसिक्यूशन केस में यूज़ कर सकता है वो उसकी एविडेंशियरी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। ये मैंने आपको समझाया था क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन के लेक्चर में, आप उसको रेफर कर सकते हैं अच्छे समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो टर्म अदरवाइज है उसको यूज ही इसलिए किया गया है कि अगर किसी प्रकार की वेग, अनऑथेंटिकेटेड या फिर क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को मिलती है तो वो पहले एक इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करें, एक इंक्वायरी कंडक्ट करें, ठीक है, और प्रॉपरली मतलब प्रॉपरली एविडेंसेस को कलेक्ट करके, नॉट एविडेंसेस एक्चुअली, प्रॉपरली वहाँ पे मैटर को समझ के किसी कम्पिटेंट विटनेस को बुला के या फिर किसी विक्टिम या किसी इन्फॉर्मेंट को बुला के मैटर को रजिस्टर करवाएं। बट पहले वो थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन कर ले ताकि उनको पता चले कि जिस प्रकार की उन्होंने इन्फॉर्मेशन रिसीव की है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस की है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की है। क्लियर है आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ़ फ्रॉम इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन हैज़ रीजन टू सस्पेक्ट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस which he is empowered under section 156 to investigate। अब यहां पर आते हैं रीजन टू सस्पेक्ट। अब जो यहां पर ये रीजन टू सस्पेक्ट है ये इस तरफ इंडिकेट कर रहा है कि जब पुलिस ऑफिसर के पास कोई इंफॉर्मेशन आई, ठीक है, या फिर किसी अदरवाइज सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आई, जब भी मैं बोलूँ इन्फॉर्मेशन आई इसका मतलब ये है यहाँ पर कि सेक्शन 154 सबसेक्शन 1 में उन्होंने इन्फॉर्मेशन को रजिस्टर कर लिया एंड देन नाउ दे आर प्रोसीडिंग विद द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। और जब भी मैं अदरवाइज बोलूँ तो यहाँ पर आई एम इंडिकेटिंग टुवर्ड्स द इन्फॉर्मेशन दैट पुलिस ऑफिसर रिसीव थ्रू क्रिप्टिक इन नेचर। जो क्रिप्टिक इन नेचर के इन्फॉर्मेशन होते हैं, जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होते हैं, जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स होते हैं, मैं उनकी तरफ इंडिकेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो रीज़न टू सस्पेक्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि वो इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद पुलिस ऑफिसर ने जब उस इन्फॉर्मेशन को स्क्रूटनाइज किया सो दे बिकेम अवेयर कि ये जो इन्फॉर्मेशन है इट इज़ पर्टेनिंग टू अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। रीज़न टू सस्पेक्ट का मतलब ही यहाँ पे ये है कि उनको लग गया कि इट इज़ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। और अगर आप आगे की लैंग्वेज को देखें तो वहाँ पे क्या लिखा है, रीज़न टू सस्पेक्ट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस which he is empowered under section 156 to investigate। तो जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की इंफॉर्मेशन होती है वहाँ पर पुलिस ऑफिसर डायरेक्टली एम्पावर्ड हो जाता है अंडर सेक्शन 156 टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। अब ये रीज़न टू सस्पेक्ट लिखने का रीज़न ये है यहाँ पे, सो दैट पुलिस ऑफिसर कैन मेक श्योर that he is investigating a cognizable matter। ठीक है, रीजन टू सस्पेक्ट का मतलब यहां पे यही है कि उसको लगा है कि इट इज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड दैट्स व्हाई ही इज प्रोसीडिंग विद द इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज इफ इट वाज ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस तो वहाँ पर सेक्शन 155 सबसेक्शन 3 के अंदर उसको मजिस्ट्रेट की प्रायर परमिशन चाहिए, ठीक है। तो रीज़न टू सस्पेक्ट इसी तरफ इंडिकेट कर रहा है। क्लियर है आपको? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और समझते हैं। अब सपोज ये लिखने की ज़रूरत क्या थी? इसको लिखने का जो पर्पज़ है ना वो यही है कि पुलिस ऑफिसर को लगा ही ये चीज़ है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, दैट्स वाई ही इज़ प्रोसीडिंग विद द इन्वेस्टिगेशन। बट इफ later the offense is turned out to be
नॉन कॉग्निजेबल इन नेचर, then his investigation will not be questioned. ठीक है, मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्राइमा फेसाई पुलिस ऑफिसर को लगा कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो एम्पावर्ड है, और उसने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी. एंड लेटर इट वॉज टर्न्ड आउट टू बी ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस. ठीक है, जो पूरा सेक्शन 157 का पर्पस है वो यही है कि आप पुलिस ऑफिसर की पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन को कर्टेल नहीं करना चाहते, आप उल्टा उसको सपोर्ट करना चाहते हैं, उसको फेवर करना चाहते हैं. एंड अगर किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि ये तो एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो वहाँ पर ऐसा थोड़ी है कि आप उसकी इन्वेस्टिगेशन को क्वेश्चन करोगे एंड देन यू विल स्टार्ट अ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अगेंस्ट दैट ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन. आपको याद होगा सेक्शन 156 सबसेक्शन 2, जहाँ पर ये कहा गया था कि पुलिस ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन को किसी भी स्टेज पर क्वेश्चन नहीं किया जाएगा. ये उनके पास एक प्रकार की प्रेरोगेटिव अवेलेबल है पुलिस ऑफिसर के पास वाइल दे आर कंडक्टिंग द इन्वेस्टिगेशन. क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, फिर से पढ़ते हैं. इफ फ्रॉम इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन हैज रीजन टू सस्पेक्ट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस. ठीक है, कमीशन ऑफ एन ऑफेंस इज अगेन कॉग्निजेबल because which is empowered under section 156 to investigate. He shall forthwith send a report of the same to a magistrate empowered to take cognizance of such offence upon a police report. अब इस पे आते हैं एक बार. Forthwith send a report to the jurisdictional magistrate. इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप. ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि जब पुलिस ऑफिसर के पास कोई इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है, और उसको लगता है कि ही इज़ एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 156 टू इन्वेस्टिगेट द मैटर, तो वहाँ पर उसको एक रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी टू द जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट. इसमें पहले समझते हैं कि जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट कौन होता है. ठीक है, हमने ये पढ़ा था एक डिस्ट्रिक्ट होता है. ठीक है, इसको हम कहते हैं सेशंस डिवीज़न. तो एक डिस्ट्रिक्ट में कई सारे पुलिस स्टेशन होते हैं. ठीक है, कई सारे पुलिस स्टेशन होते हैं. तो हर पुलिस स्टेशन पे किसी ना किसी मैजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन होती है जिसे हम कहते हैं जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट. ठीक है, तो जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट का काम क्या होता है कि सपोज किसी पुलिस स्टेशन में कोई ऑफेंस की रजिस्ट्रेशन हुई है, किसी ऑफेंस को आके उसकी इंफॉर्मेशन किसी ने दी है, तो उस पुलिस स्टेशन वो जो पुलिस स्टेशन होता है वो मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करता है कि आपके जुरिस्डिक्शन में एक ऑफेंस कमिट हुआ है. ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का तरीका होता है, मतलब जो पुलिस ऑफिसर जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाती है जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट को, उसी को हम कहते हैं अकरेंस रिपोर्ट. ठीक है, तो जो यहाँ पे रिपोर्ट है इट इज अकरेंस रिपोर्ट. क्लियर है आपको? मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बताया था. तो दिस इज़ व्हाट वी आर रेफरिंग टू व्हेन वी से कि अकरेंस रिपोर्ट भेज दिया है कॉग्निजेबल ऑफेंस है मैजिस्ट्रेट के पास. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है? यहाँ पर बोला है द पुलिस ऑफिसर शैल फोर्थविथ सेंड ए रिपोर्ट ऑफ द सेम टू अ मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट. ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझते हैं. जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट समझ में आ गया, अकरेंस रिपोर्ट समझ में आ गया. अब एक चीज़ और समझते हैं. द अकरेंस रिपोर्ट, मैं इसको शॉर्ट में लिख दे रहा. ठीक है, द अकरेंस रिपोर्ट इज ओनली सेंड इन केसेस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि अकरेंस रिपोर्ट खाली कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन में ही भेजी जाती है, नॉन कॉग्निजेबल में नहीं भेजी जाती है. इसका रीज़न क्या है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में आपको तो वैसे भी इंफॉर्मेशन और इन्फॉर्मेंट को मैजिस्ट्रेट के पास भेजना ही होता है.
तो वहाँ पर अकरेंस रिपोर्ट भेजने का मतलब क्या बनता है? कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में इन्फॉर्मेशन मिलने के तुरंत बाद पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो वहाँ पर उनकी ड्यूटी तो बनती है ना कि वो मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करे कि आपके जुरिस्डिक्शन में एक ऑफेंस कमिट हुआ है, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन हमने चालू कर दी है, ठीक है। तो अकरेंस रिपोर्ट भेजने का जो पर्पस होता है वो यही होता है कि मजिस्ट्रेट को पता चल जाए कि उसके जुरिस्डिक्शन में एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर ने शुरू कर दी है। क्लियर है आपको? ठीक है, तो ये क्लियर है। द अकरेंस रिपोर्ट इज ओनली सेंड इन केसेस ऑफ कॉग्निजेबल केसेस, नॉट नॉन कॉग्निजेबल केसेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? ही शैल फोर्थविथ सेंड अ रिपोर्ट ऑफ द सेम टू अ मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस। अच्छा, ये मैटर जाएगा जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट के पास, ठीक है, जो कि एम्पावर्ड है टू टेक कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस क्या यहाँ पे आगे लिखा है? एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट, ठीक है। ये जो कॉग्निजेंस है, ये कौन सा कॉग्निजेंस है मैं समझाता हूँ। जब सेक्शन 190 और सीआरपीसी को रेफर करेंगे तो आप देखेंगे कि जो मैजिस्ट्रेट है वो 3 प्रकार से कॉग्निजेंस ले सकता है। दैट इज ऑन अ कंप्लेंट, ऑन अ पुलिस रिपोर्ट एंड बाय एनी अदर पर्सन, ठीक है। और एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत कम लोग बताते हैं, लेकिन जो जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट होता है वो खाली जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास होते हैं या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास इफ स्पेशली एम्पावर्ड बाय सीजेएम, ठीक है। जो मैटर की कॉग्निजेंस लेते हैं वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास होते हैं या फिर सेकेंड क्लास होते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन 191B के अंदर जब पुलिस रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट के पास जाती है, चार्जशीट जब मैजिस्ट्रेट के पास जाती है, तो मैजिस्ट्रेट चार्जशीट को स्क्रूटनाइज करने के बाद ही हैव द पावर टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर एंड स्टार्ट विद द इंक्वायरी एंड ट्रायल। ये हमने पहले भी पढ़ा था, इसको आगे और डिटेल में ही पढ़ेंगे, ये बस ऊपर समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इसका मतलब हुआ? फोर्थविथ सेंड अ रिपोर्ट ऑफ द सेम टू अ मैजिस्ट्रेट। ऑफ द सेम का मतलब क्या है कि इन्होंने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी है एंड नाउ दे आर इन्फॉर्मिंग द मैजिस्ट्रेट कि हमने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी है। एम्पावर टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट, ठीक है। और हमने ये भी समझा कि अकरेंस रिपोर्ट जो होती है वो खाली कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के केस में भेज जाती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के केस में आपको इन्फॉर्मेशन वैसे ही मैजिस्ट्रेट के पास भेजनी होती है ताकि आपको परमिशन मिल सके टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। क्लियर है आपको ये चीज़? ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें एक चीज़ छूट गई। यहाँ पर द टर्म फोर्थविथ हैज़ बीन यूज्ड। फोर्थविथ का मतलब क्या होता है आपको पता है? फोर्थविथ का मतलब होता है जितना भी जल्दी हो सके, इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब ये है कि जैसे ही पुलिस ऑफिसर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन को रजिस्टर करता है एफआईआर बुक में, तो उसको जितना जल्दी हो सके एक रीजनेबल टाइम के अंदर अकरेंस रिपोर्ट, ठीक है, भेजनी पड़ेगी टू द मैजिस्ट्रेट, जो कि इस तरफ इंडिकेट करता है कि मैजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शन में एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, ठीक है। तो इसको फोर्थविथ भेजने का पर्पस क्या है? जल्दी से जल्दी क्यों भेजना है? अगर मान लीजिए डिले हो जाए तो क्या होगा? ध्यान समझिएगा। फोर्थविथ indicates that there is no fabrication at a later stage। इसका मतलब ये है कि जब पुलिस ऑफिसर ने एफआईआर रजिस्टर की, ठीक है, तो उसको वो तुरंत के तुरंत जो भी इंफॉर्मेशन उसने रजिस्टर की है मजिस्ट्रेट के पास भेजनी पड़ेगी, ठीक है। अगर वो तुरंत के तुरंत नहीं भेजता है तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो सकती है? यहाँ पे ये हो सकता है कि लेटर अगर मान लो उसने एफआईआर रजिस्टर की थी, बाद में वो कुछ चेंजेस कर दे, उसको पता चले कि जो एफआईआर जिस पर्सन के अगेंस्ट लॉन्च की गई है वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल आदमी है, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थविथ भेजने का पर्पज़ यही है कि मैजिस्ट्रेट अवेयर हो जाए, और अगर लेटर स्टेज पे बाद में उसको लगता है कि एफआईआर में कुछ चेंजेस किए गए हैं, कुछ फैब्रिकेशन किए गए हैं,
ठीक है, तो वहाँ पर वो पुराने अकरेंस रिपोर्ट को जो जो भी फैब्रिकेशन किए गए थे उससे रिलेट कर सकता है, एंड देन ही कैन स्टार्ट क्वेश्चनिंग द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कि तुमने ये चेंजेस क्यों किया एफआईआर में, ठीक है। इसीलिए फोर्थ विद भेजा जाता है। एंड एक और रीज़न ये होता है कि हमने ये पढ़ा था कि एफआईआर की एविडेंशियरी वैल्यू होती है, ठीक है, एफआईआर की एविडेंशियरी वैल्यू होती है। तो अगर अकरेंस रिपोर्ट को रीजनेबल टाइम में नहीं भेजा जाएगा मजिस्ट्रेट के पास, तो वहाँ पर एफआईआर की एविडेंशियरी वैल्यू पर भी इफेक्ट पड़ेगा, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जिसकी टेस्टिमनी ली जाती है, आईओस टेस्टिमनी, जब ट्रायल शुरू होता है ना, तो जिस भी पुलिस ऑफिसर ने मैटर को इन्वेस्टिगेट किया होता है उसकी टेस्टिमनी ली जाती है, उससे पूछा जाता है आपने क्या क्या इन्वेस्टिगेशन की है, आपने क्या क्या एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं वो बताइए, ठीक है, पूरे मैटर को समझाइए। तो उसकी जो टेस्टिमनी होती है उस पर भी इफेक्ट पड़ जाएगा। तो इसीलिए जनरली अगर देखा जाए अकरेंस रिपोर्ट को एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में भेजा जाता है, लेकिन जनरल कन्वीनियंस के लिए अगर थोड़ा लेट भी हो जाए तो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर को एक बार एक्सप्लेन करना पड़ सकता है कि मुझे अकरेंस रिपोर्ट भेजने में इतना टाइम क्यों लग गया। क्लियर हो गया? फोर्थ विद का मतलब यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अकरेंस रिपोर्ट भेजने से जो लेट भेजने से प्रोसिक्यूशन का केस एकदम वीक हो जाएगा, वो केस ही हार जाएंगे, ऐसा नहीं है। बस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की जो टेस्टिमनी होगी उस पर इफेक्ट पड़ेगा, और एफआईआर की जो एविडेंशियरी वैल्यू है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिएगा अपने वर्ड्स में, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं सबसेक्शन 1। इफ from information received or otherwise an officer in charge of a police station has reason to suspect the commission of an offence which he is empowered under section 156 to investigate, he shall forthwith send a report of the same to a magistrate empowered to take cognizance of such offence upon a police report and shall proceed in person। यहाँ पे जो proceed in person है, ठीक है, इसका मतलब यही है कि वो इन्वेस्टिगेशन चालू कर दे by reaching the spot of crime, and shall proceed in person or shall depute one of his subordinate officers। जो ऑफिसर इंचार्ज होता है पुलिस स्टेशन है वो खुद भी जहाँ पर क्राइम हुआ है उस स्पॉट पे जा सकता है, या फिर किसी सबॉर्डिनेट ऑफिसर को भेज सकता है, ठीक है, जिसकी रैंक मतलब किस सबॉर्डिनेट ऑफिसर को भेजने की पावर होगी ऑफिसर इंचार्ज होता है पुलिस स्टेशन के पास, दिस विल बी डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। याद रखिएगा, मैंने बार बार आपको बताया है किस अथॉरिटी के पास क्या चीज़ डिसाइड करने की पावर होती है, इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर कौन डिसाइड करता है कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन किसी और कोई भेज सकता है मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। शैल प्रोसीड इन पर्सन और शैल डेप्यूट वन ऑफ हिज सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स नॉट बीइंग बिलो सच रैंक एज द स्टेट गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर प्रिस्क्राइब इन दिस बिहाफ, ठीक है। जनरल या स्पेशल ऑर्डर से अगर स्टेट जनरल और स्पेशल ऑर्डर से स्टेट गवर्नमेंट बताएगी कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन किस सबऑर्डिनेट ऑफिसर को भेज सकते हैं स्पॉट ऑफ क्राइम पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए। प्रिस्क्राइब इन दिस बिहाफ टू प्रोसीड टू द स्पॉट टू इन्वेस्टिगेट द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड इफ नेसेसरी टू टेक मेजर्स फॉर द डिस्कवरी एंड अरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर, ठीक है। टू टेक मेजर्स फॉर द डिस्कवरी एंड अरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर। एक बार इसको समझते हैं यहाँ पर ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, समझते हैं यहाँ पर इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, हमने ये चीज़ पढ़ा था ललिता कुमारी केस में, आपको याद होगा कि एफआईआर का रजिस्ट्रेशन इज़ कंपलसरी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर कॉग्निजेबल ऑफेंस के इंफॉर्मेशन के रजिस्ट्रेशन के बाद द अरेस्ट इज़ ऑल्सो मैंडेटरी। अगर पुलिस ऑफिसर को रीजनेबल सस्पिशन है, ठीक है, रीजनेबल सस्पिशन या फिर उसने एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव की है, तो ओनली इन दीज सर्कमस्टांसेस द अरेस्ट ऑफ द एक्यूज्ड इज मैंडेटरी। मैंडेटरी भी नहीं कहेंगे, मतलब वहां पर मे है, डिस्क्रिशन है पुलिस ऑफिसर के पास। अगर उसको लगता है कि मतलब ऑफेंडर का अरेस्ट करना इज नेसेसरी, तो उस केस में वहां पर
पुलिस ऑफिसर अरेस्ट भी कर सकता है ऑफेंडर को, यानी एक्यूज्ड को। क्लियर है आपको ये चीज़? अच्छा एक चीज़ बताइए, क्या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में अरेस्ट हो सकता है? अगर आपको सेक्शन 155 का जो डिस्कशन था वो याद हो, तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि इवन आफ्टर द पुलिस ऑफिसर रिसीव्स द परमिशन टू इन्वेस्टिगेट द मैटर, वहाँ पर एक मतलब ब्रैकेट में चीज़ लिखा हुआ था कि वहाँ पर अरेस्ट पुलिस ऑफिसर तब भी नहीं कर सकता इवन दो ही रिसीव्स द परमिशन टू इन्वेस्टिगेट द नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। बट क्या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में भी अरेस्ट किया जा सकता है? तो इसका जवाब आपको मिलेगा सेक्शन 42 के अंदर, एंड द आंसर इज यस। ठीक है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस जहाँ पर आप ऑफेंडर को अरेस्ट कर सकते हो। मतलब ये हम लोग जब अरेस्ट का चैप्टर करेंगे तब समझेंगे। अगर आपको मैं ऐसे समझा दूँ तो जो ऑफेंडर होता है, अगर वो अपना नाम या पता बताने से मना कर दे, इवन दो उसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ही कमिट किया है, तो वहाँ पर भी पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर सकता है इवन इन अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो क्लियर है आपको ये चीज़ भी? टू टेक मेजर्स फॉर द डिस्कवरी एंड अरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर, दैट इज ओनली अगर क्रेडिबल या फिर रीजनेबल इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर के पास है कि यहाँ पर अरेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है आपको ये चीज़? आगे बढ़ते हैं, प्रोवाइजो पे आते हैं। प्रोवाइजो को हम कैसा इंटरप्रिटेशन देते हैं? स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन। A. When information as to the commission of any such offence is given against any person by name and the case is not of a serious nature, the officer in charge of a police station need not proceed in person or depute a subordinate officer to make an investigation on the spot. कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है इसको समझना, आसानी से समझ लीजिए इसको। इसका मतलब ये है यहाँ पर कि जब पुलिस देखिए आपको ये याद होगा कि अगर कोई सीरियस नेचर का ऑफेंस है तो वहाँ पर एफआईआर के रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद ही पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन चालू करनी पड़ती है। बट सपोज जो इन्फॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर के पास आई है, इवन दो इट पर्टेन्स टू कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है, या फिर अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी उनको परमिशन मिल गई है मैटर इन्वेस्टिगेट करने के लिए, बट मैटर जो है वो बहुत सीरियस इन नेचर नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस ऑफिसर तुरंत ही इन्वेस्टिगेशन को कमेंस कर दे। पहले जो उनके पास मैटर पड़े हुए हैं, जो सीरियस नेचर के मैटर पड़े हुए हैं जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है, वो पहले उनकी इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड करने के बाद अगर चाहें तो जो लेस सीरियस नेचर के ऑफेंसेस हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन को इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पर ए बस यही बोल रहा है। बी, इफ इट अपीयर्स टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन दैट देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर एंटरिंग ऑन एन इन्वेस्टिगेशन, ही शैल नॉट इन्वेस्टिगेट द केस। यहां पर देखिए मैंडेटरी कैरेक्टर दिखा रहा है। अब जो पुलिस स्टेशन होता है वहां पर कितने ही पुलिस ऑफिसर होते हैं और कितने सारे ऑफेंसेस की रजिस्ट्रेशन होती है, चाहे कॉग्निजेबल हो या फिर नॉन कॉग्निजेबल हो। ठीक है, मतलब पुलिस स्टेशन तो पहले से ही ओवरबर्डन्ड होता है केसेस से जिसकी इन्वेस्टिगेशन उनको कंडक्ट करनी होती है। ठीक है, तो अगर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, मतलब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी एंड उनको लगता है कि यहाँ पर मतलब इस या तो इन्वेस्टिगेशन को रोक देना चाहिए या फिर जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने रिसीव की है वहाँ पर कोई ऐसा सफिशिएंट ग्राउंड मिल नहीं रहा है उनको जिससे उनको ये फील हो कि हमें इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू करना चाहिए, तो वो उस मैटर को इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे। अच्छा, अब आप यहाँ पर सोचेंगे पर ये तो बहुत प्रॉब्लमैटिक है, मतलब पुलिस ऑफिसर अगर डिस्क्रिशन पे अपने काम कर रहा है, उसको लगता है कि मेरे को मैटर इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसको हम लोग अभी आगे समझेंगे। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन रिलेशन टू एन ऑफेंस ऑफ रेप द रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम शैल बी कंडक्टेड एट द रेसिडेंस ऑफ द विक्टिम। स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग किस सेक्शन के अंदर होती है? सेक्शन 161। सेक्शन 160 के अंदर आप पहले विटनेसेस को बुलाते हैं, ठीक है, और 161 के अंदर पुलिस ऑफिसर उन विटनेसेस की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जो विक्टिम है, ठीक है, वो उसके अगेंस्ट रेप का ऑफेंस कमिट हुआ है, तो जो उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा, पूरा पढ़ते हैं एक बार। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन रिलेशन टू एन ऑफेंस ऑफ रेप द रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम शैल बी कंडक्टेड एट द, देखिए अगेन शैल, मैंडेटरी है, मे नहीं है, shall be conducted at the residence of the victim or in the place of her choice and are as far as practicable by a woman police officer in the presence of her parents or guardian or near relatives or social worker of the locality।
अगेन इट्स अ प्रोवाइजो, वी विल गिव इट अ स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन, लिटरल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे यही है कि अगर रेप का ऑफेंस इन्वॉल्व है और आपको विक्टिम के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना है, तो वहाँ पर या तो आप वो स्टेटमेंट उसके रेसिडेंस पे रिकॉर्ड करोगे, या फिर अगर आप वो जो विक्टिम है वो कहती है कि नहीं मेरे रेसिडेंस पे मत आइए, किसी और जगह को मैं बता रही हूँ वहाँ पर आइए, वहाँ पर मैं अपना स्टेटमेंट दूंगी, ठीक है। मतलब ऐसा होता है ना कि पुलिस ऑफिसर अगर घर आ जाए तो आस पड़ोस के लोग क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, अरे पुलिस आई है, कुछ किया होगा इन लोगों ने, ऐसे वाला सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन से भी बचने के लिए यहाँ पर ये चीज़ डाल दिया गया है, और इन द प्लेस ऑफ हर चॉइस एंड एज फार एज प्रैक्टिकेबल, मतलब जितना भी रीजनेबली अगर ये प्रैक्टिकेबल है तो किसी वुमेन पुलिस ऑफिसर के द्वारा उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ हर पेरेंट्स या फिर गार्जियन या फिर कोई नियर रिलेटिव भी अगर रहे, या फिर कोई सोशल वर्कर। क्लियर है? सोशल वर्कर में जैसे आपके NGOs के हेड होते हैं, ठीक है, उनकी बात हो रही है। ये क्लियर है? प्रोवाइजो सबसेक्शन 2, in each of the cases mentioned in clause A and B of the proviso to subsection 1, the officer in charge of the police station shall state in his reports his reasons for not fully complying with the requirements of that subsection। इसका मतलब ये है कि अगर आप तुरंत इन्वेस्टिगेशन चालू नहीं करते हैं, या फिर आप इन्वेस्टिगेशन चालू ही नहीं करते हैं, आप उस केस को ही क्लोज कर देते हैं। A and B का यही था ना, क्लॉज A and B सेक्शन 1 का जो प्रोवाइजो है, तो वहाँ पर आपको एक रिपोर्ट बनाना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि मैंने इन्वेस्टिगेशन को क्यों स्टॉप कर दिया, या फिर मैंने इन्वेस्टिगेशन को तुरंत चालू क्यों नहीं किया, ठीक है। एंड इन द केस मेंशन्ड इन क्लॉज B वाला क्या था? If it appears to the officer in charge of the police station that there is no sufficient ground for entering on an investigation, मतलब आपने इन्वेस्टिगेशन को कमेंस ही नहीं किया, ठीक है। The officer shall also forthwith, जितना जल्दी हो सके, notify to the informant if any in such manner as may be prescribed by the state government the fact that he will not investigate the case or cause it to be investigated। सबसेक्शन 2 ये कहता है कि क्लॉज A and B के प्रोवाइजो में अगर पुलिस ऑफिसर जाता है, मतलब वो तुरंत इन्वेस्टिगेशन चालू नहीं करता या फिर इन्वेस्टिगेशन करता ही नहीं है, तो उसको पहले एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी जिसमें वो ये चीज़ लिखेगा कि मैं क्लॉज A और B का जो प्रोवाइजो है उसको क्यों इन्वोक किया, मतलब उसमें क्यों मैं गया, ठीक है। उस रिपोर्ट में उसको लिखना पड़ेगा। एंड और अगर वो क्लॉज B के प्रोवाइजो पे मतलब जाता है तो वहाँ पर उसको इन्फॉर्मेंट को बताना भी पड़ेगा कि मैं इस मैटर को इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा हूँ। फोर्थविथ का मतलब यही है कि अगर इन्फॉर्मेंट को जल्दी से जल्दी पता चल जाए तो वो जो बाकी कुछ रेमेडीज़ हैं उनको अवेल कर सके। तो उसको लगता है कि वो एग्रीव्ड है, अगर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया एंड द इन्फॉर्मेंट इज़ फीलिंग एग्रीव्ड, तो वो बाकी जो भी रेमेडीज़ हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनसे वो कंप्लाई कर सके। अगर वो चाहे तो इसके बाद कंप्लेंट भी डाल सकता है, ठीक है, कंप्लेंट डाल सकता है मजिस्ट्रेट के पास अंडर सेक्शन 200, ठीक है। क्लियर है आपको? अच्छा, ये जो रिपोर्ट होती है इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सेक्शन 158 के अंदर रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है। क्लियर है आपको? ठीक है। सो वी आर डन विद सेक्शन 157. सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।